हेलो एवरीवन, चलिए तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के झारखंड मेंस का एक मॉडल क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे कि ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको हम क्या कराएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग कराएंगे और ये प्रीवियस ईयर्स का एक क्वेश्चन लिया है झारखंड का। आपको भी क्या करना है, मैं बस यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से लिखा है मैंने, प्रीवियस ईयर्स का झारखंड का एक क्वेश्चन है। आपको इसका पूरा आंसर फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद जब आप उसको लिख देंगे, चाहे इंग्लिश में और हिंदी में, जो भी आपका मीडियम में कोई इश्यू नहीं है, आप लिखिएगा इसको। ये क्वेश्चन है यहाँ पर झारखंड जुडिशरी का है ये आपका, इसको आप देखेंगे। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको इसके आंसर का एक फॉर्मेशन बनाना है। फॉर्मेशन बनाने के बाद आज तो मैं आपको हल्का हल्का ओवरव्यू देने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप आंसर लिख लेंगे, आपकी कॉपी चेक होगी एंड देन जो भी आपकी गलती होगी या जो आपका अच्छा पॉइंट होगा, दोनों चीजें आपको बताई जाएंगी कि ये ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं फॉर मेंस, और ये चीज आप मेंस में यूज नहीं करेंगे, या फिर आपको कोई और एडिशनल पॉइंट्स ये लिखने हैं। इस तरीके से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, समझना है, और जो भी आपको जिस तरीके से आप मेंस में लिखते उस तरीके से मेंस में आंसर आपको, मतलब एक मेंस का फॉर्मेट बना के मुझे देना है। फिर उसके बाद आप मुझे भेज देंगे कॉपी, उसको चेक करके मैं बताऊंगी कि आपको इस वे में, इस तरीके से इसको कंटिन्यू रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा झारखंड मेंस के लिए है। ओके, तो यहाँ पर आपका सभी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, चाहे आपका एपी हो चाहे जुडिशरी हो, सब में ये डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार ये झारखंड जुडिशरी, 2-3 बार ये झारखंड जुडिशरी में आ चुका है, तो सोचा इसी को डिस्कस कर लेते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्या है 5-6 एंगल है, ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहली बात तो व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, 32 के 1 में हम ये सारी चीजें पढ़ते ही हैं। ओके, एंड टू व्हाट एक्सटेंट द इंडियन लॉ, कौन कौन सा, इंडियन लॉ एंड दी आपका इंग्लिश लॉ, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को लेकर के ये बात भी आप लोगों को डिस्कस करनी है। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं व्हाट फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स इन असेसिंग द एविडेंसरी वैल्यू, मेन बात होगी इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है और क्या उसको मेन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, तब हम ये मानेंगे कि इसकी एक्यूरेट एविडेंसरी वैल्यू डाइंग डिक्लेरेशन की ये है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको उनको क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है, कब होगी, किस परिस्थिति में होगी, कैसे होगी, वो चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन हो गया कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, इंडियन लॉ में और आपका इंग्लिश लॉ में उसका क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। ओके, तो यहां पर डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, कि इसमें आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है, तब तक आप मुझे बताएंगे कि क्या फॉर्मेट आपका रहने वाला है, तो फिर मुझे और भी चीजें समझ में आएंगी कि आप इस तरीके से लिखेंगे। सही क्या होगा, गलत क्या होगा, वो मैं धीरे धीरे आपको बताने वाली हूँ। ओके, चलिए तो डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। तो सबसे पहले डाइंग डिक्लेरेशन 32 के 1 क्लॉज में आती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे ध्यान से अच्छे से, बट मैंने इसको एक तरीके से क्या किया, हल्का सा आपको ओवरव्यू देने के लिए लिखी है चीजें कि आप इस तरीके से क्या लिखेंगे। ये सिर्फ एक छोटी छोटी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये नहीं बोल रही कि मैं एक्यूरेट आप ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आया किस तरीके से है। मैं 2-3 चीजें बता दूं आपको, जब भी आप मेंस दे, पहले आंसर लिखने से पहले 2-3 बातें बताना चाह रही हूँ, ठीक है। आप तभी आप मॉडल आंसर भी उसी तरीके से लिखेंगे। जब आप क्वेश्चंस लिखें, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करें, अभी प्रैक्टिस जो करेंगे उसमें भी ये बातें ध्यान रखनी है, जिससे कि आप मेंस में भी ध्यान रखेंगे। पहले तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद ये देखना है कि जैसे मैंने अंडरलाइन किया ना पढ़ाते हुए, कि ये चीजें पूछी जा रही हैं। अगर किसी क्वेश्चंस के 3 पार्ट में ये पूछा हुआ है, जैसे इसमें 3 में पूछा हुआ है, तो आपको उसमें तीनों को ही इक्वल वहां पर डिस्क्राइब करना है। ये नहीं कि यही आपने इतना सारा डिस्क्राइब कर दिया कि इन 2 के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं बची के वहां पे, ऐसा भी नहीं करना है। या फिर आपको ऐसे नहीं करना है कि मतलब एक तरीके से क्या किया आपने कि 2 पॉइंट्स को छोड़ लिख दिया, अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, लास्ट वाले को बिल्कुल ही छोड़ दिया, नहीं। तीनों को जितना आपको आता है वो सारी चीजें वहां पर लिखेंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा लिखे, बट तीनों को बैलेंस में करके लिखेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक साथ में है। अलग अलग होता तो फिर बात अलग थी, लेकिन एक साथ है तो तीनों को ही आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि पहले पॉइंट्स को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर दो देन आगे को छोड़ो, या ऐसे मत करो, नहीं। प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको प्रॉपर तरीके से सभी को बैलेंस बना के उसको लिखना होगा। इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि उधर उधर की बातें लिखे, मेन जो बात है सिर्फ वही लिखे। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है आप लोगों को पता ही होता है
है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जब कोई पर्सन करता है कि व्हेन अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग दो चीजों को लेकर के, या तो कारण रिगार्डिंग कोज, या तो कोज को लेकर के, या तो कारण होगा, या सर्कमस्टांसिस। क्या है ये आपका सर्कमस्टांसिस है, किस चीज की, डेथ की, circumstances of the death। ओके, circumstances of death is called dying declaration। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम dying declaration बोलते हैं। ओके, तो 32 के 1 में ये dying declaration हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाएगी 32(1) का आप यहाँ पर एक्सप्लेन करके, मतलब सॉरी एक्सप्लेन उसकी जो भी बातें हैं वहां पर वो लिख सकते हैं, 32(1) जो कहता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं, dying declaration के बारे में बता सकते हैं। और जो आपका, क्योंकि देखना पड़ेगा ये सारी चीजें कि आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 का है तो छोटी छोटी बातें लिखनी है, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है, 20 का है तो फिर आपको और राइटर्स की डेफिनेशन वगैरह भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, एंड 32(1) का आप लिखेंगे ही। और देन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट आती है मैगजीम्स, ठीक है, आप भी इस तरीके से फ्रेम करेंगे, आपको प्रॉपर करना है। और जब कोई भी तरीके से आपको पूरा फ्रेम करना है, नहीं कोई चीज समझ में आएगी तो या जो भी कुछ आपकी कमी होगी उसको हम आगे इंप्रूव करेंगे आपका, ठीक है। मैगजीम्स के बारे में बातेंगे, ये आपकी सबको पता ही है, पीटी में भी बहुत बार बनी हुई है। नेवो मोर्टिस प्रिजमेंटर मेंटरीज का मतलब क्या होता है कि नो वन व्हेन अबाउट टू डाई इज प्रिज्यूम टू लाई। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको ये प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि वो लाई यानी झूठ बोलेगा, ऐसा आप प्रिज्यूम नहीं करते हैं कि वो झूठ बोलेगा। ओके, तो नो वन व्हेन अबाउट टू डाई इज प्रिज्यूम टू लाई, ये इसकी एक मैगजीम्स है, इसको आपको मेंशन करना है। मेंशन कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। मैगजीम्स हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी मैगजीम हो रहा है आपका, एक उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में आई थी कि नो पर्सन विल डाई, क्या, नो पर्सन विल डाई विद अ लाई ऑन हिज लिप्स, ठीक है। क्या बात कहता है ये कि नो पर्सन विल डाई, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, मरता नहीं है, विद अ लाई ऑन हिज लिप्स, कि वो झूठ बोले, मरता हुआ व्यक्ति, कि ये माना जाता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है, ये वाली बात आती है। मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेटमेंट एग्जाम में, पीटी में भी बहुत बार बनता ही है कि अ पर्सन लाइंग एट द डेथ बेड, अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है तो उसकी क्या इच्छा होगी, उसकी इच्छा झूठ बोलने की होगी या सच की होगी, तो उसकी इच्छा होगी डिजायर टू स्पीक ट्रूथ एंड ट्रूथ ओनली एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ओके, सिर्फ क्या होगा, उसको सच बोलना है। इसीलिए यहाँ पर ये 3-4 चीजें मैगजीन्स बताई गई हैं, किस चीज को शो करते हुए, डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंसरी वैल्यू को शो करते हुए, कि यानी कि क्यों कर सकते हैं, तो ये सारी चीज मैगजीन्स हम एविडेंसरी वैल्यू वगैरह में भी लिख सकते हैं, अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। और जब आप एग्जाम लिखे और डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन आए, चाहे एविडेंसरी वैल्यू भी ना हो तो आप तो भी उसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन, इसमें पूछा गया था इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या है, जल्दी से आप मुझे बताएं, फटाफट से आप बताएं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ, किसके इसमें, आपका डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, क्या अगर हम बात करते हैं जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर आपका इंडियन लॉ की बात करते हैं, किसकी, इंडियन लॉ की, तो इंडियन लॉ में क्या है आपका, सिविल और क्रिमिनल दोनों में अप्लाई होता है, किसमें, सिविल और क्रिमिनल, सिविल और क्रिमिनल दोनों में अप्लाई होता है। बट लेकिन आपका अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें इंग्लिश लॉ में क्या होता है, इंग्लिश लॉ में सिर्फ क्रिमिनल में होता है। बहुत सारे इसके आप भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, क्या इनका एक तरीके से डिफरेंस है, क्या ये सिर्फ क्रिमिनल में अप्लाई होती है आपकी। ओके, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये सिविल लॉ, इंडियन लॉ की बात करते हैं, आपका ये होमिसाइड एंड एक तरीके से सुसाइड दोनों में भी यहाँ पर होती है, किसमें, होमिसाइड में भी होती है और सुसाइड में भी होती है, ठीक है, क्या रिलीवेंट मानी जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वो होमिसाइड, इंग्लिश लॉ में सिर्फ होमिसाइड या मैनस्लॉटर के लिए होते हैं, सुसाइड के लिए नहीं होती है, होमिसाइड या मैनस्लॉटर के लिए यहाँ पर ये अप्लाई होती है, वो सिविल लॉ की इसमें अप्लाई होती है इंग्लिश में। इसमें अगर हम बात करते हैं आपका इंडियन लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ के बारे में बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है डेथ की, जो उसकी आशंका है डेथ को लेकर के, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, क्या
आवश्यक नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नेसेसरी, वहां पर वो आवश्यक होती है। बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, और भी बहुत सारे इसके डिफरेंस है। मेन ये तो आप सब लिख लेंगे और जो आप लिख रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एविडेंसरी वैल्यू को लेकर के। ये सारे पॉइंट्स आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाली हूँ जब आप आंसर करके, जब आंसर आप करेंगे, ठीक है। मैं उसमें देख के बताऊंगी आपको कि और क्या चीजें मेंशन करनी है। एविडेंसरी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। मैगजीन्स भी आप मेंशन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है। क्या लीडिंग केस है? रामनाथ माधव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। रामनाथ माधव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, जिसमें क्या बात हेल्ड हुई थी कि जो डाइन डिक्लेरेशन है ना, आप इसको सोल बेस नहीं बना सकते, ठीक है। क्या बोला गया था इसमें कि डाइन डिक्लेरेशन कैन नॉट बी सोल बेसिस फॉर द कन्विक्शन। फॉर कन्विक्शन क्या नहीं हो सकती? सोल बेस नहीं हो सकती कन्विक्शन के लिए, ये वाली बात आई थी। तो लेकिन उसके बाद कुशल राव का केस आता है। कुशल राव का बहुत लीडिंग केस है, इसमें बहुत सारी डायरेक्शंस, बहुत सारे रूल्स दिए गए थे, जिसको मैं आपको आगे भी बताऊंगी डिटेल्स में। तो कुशल राव वाले केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका बॉम्बे का है, स्टेट ऑफ बॉम्बे का है। बात करेंगे यहाँ पर कि इसमें बोला गया कि भाई हम बात कर रहे हैं कि जो आपका ये केस था इसको ओवररूल कर दिया गया था। यहाँ पर एक तरीके से रामनाथ माधव वाले केस को बोला गया था कि नहीं, ऐसा एक जनरल रूल नहीं बना सकते आप लोग। कैसा जनरल रूल नहीं बना सकते? आप ऐसा जनरल रूल नहीं बना सकते कि डाइन डिक्लेरेशन कैन नॉट बी सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन, की डाइन डिक्लेरेशन सोल बेस नहीं हो सकती कन्विक्शन की। आप ऐसा रूल नहीं बना सकते। डाइन डिक्लेरेशन कैन नॉट बी सोल बेसिस फॉर द कन्विक्शन अनलेस इट इज कोरोबोरेटेड, कि आप ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बनाएंगे कि डाइन डिक्लेरेशन सोल बेस नहीं हो सकती है फॉर द कन्विक्शन अनलेस इट कोरोबोरेट्स, जब तक कि उसको कोरोबोरेट ना कर दिया जाए, ऐसा आप रूल नहीं बना सकते। यानी कि बिना एक तरीके ये एब्सोल्यूट रूल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइन डिक्लेरेशन भी एक सोल बेस हो सकती है फॉर द कन्विक्शन के लिए। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट और भी कुछ चीजें बताई गई थी इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं क्या कि वीक एविडेंस नहीं है, ये एक तरीके से इक्विवेलेंट है और सभी एविडेंसेस के अकॉर्डिंग ही है, ऐसा उसकी तरह ही है, ना कि ये आपका अलग है। एक वीक एविडेंस भी नहीं है। बट बात ये है कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा एविडेंसरी वैल्यू बनाने के लिए। उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, कुछ एक तरीके से उसकी ना एक तरीके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। एक तो क्या होना चाहिए, किसी कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही एक तरीके से क्या होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी रिकॉर्ड करे और बोल दे कि नहीं इसने ये तो ये बोला था हमारे सामने, नहीं। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की होनी चाहिए, प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, कोई फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं है, वो बात सही है वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डीडी क्या होगा, डाइन डिक्लेरेशन कैसी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए और वॉलंटरीनेस होनी चाहिए। वॉलंटरीनेस मतलब बिल्कुल इच्छा से, कोई जबरदस्ती, कोई किसी तरीके का इंड्यूसमेंट या फियर वहां पर उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। ओके, और एक तरीके से देन नो नीड ऑफ कोरोबोरेशन, और कोरोबोरेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर वो ट्रू एंड वॉलंटरली की गई है तो वहां पर कोरोबोरेशन की भी आवश्यकता नहीं होती है। ओके, आगे देखेंगे दिस इज नॉट अंडर फियर, वो किसी भी फियर में नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ डाइन डिक्लेरेशन। कब? जब वो डाइन डिक्लेरेशन कर रहा हो, मेकिंग डाइन डिक्लेरेशन, जब वो डाइन डिक्लेरेशन कर रहा हो तब उसे किसी भी तरीके का कोई भी फियर वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और अगर हम बात करते हैं कुछ और भी फैक्टर्स आते हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं कि और क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो देखिएगा बात करेंगे यहाँ पर कुछ और भी बहुत सारे केस लॉज इसमें है कि एक तरीके से डिक्लेरेंट को मानना चाहिए, वो बात सही है। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है, वो बात कोर्ट से होती है, ये सारी चीजें आती है। कोई पर्टिकुलर फॉर्म्स नहीं बता रखी है कि यही फॉर्म्स होगी, कोई पर्टिकुलर फॉर्म भी वहां पर नहीं बता रखी है। ओके, और ऐसा भी नहीं है एक तरीके से क्या कि एक केस आया था आपका सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस आया था, जिसमें बोला था कि सिर्फ रिलेटिव्स की प्रेजेंस में बनी है, डाइन डिक्लेरेशन की गई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इररिलेवेंट हो जाएगी। सतपाल वाले केस में ये सारी बातें वहां पर बोली गई थी। अब बात करेंगे हम यहाँ पर एक पकाला नारायण स्वामी का केस है, जो बहुत ज्यादा इसका लीडिंग केस है, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ठीक है। ये हमारा दो बातें बताई थी ना मैं, डाइन डिक्लेरेशन रिलेटेड होती है या तो कोर्ट से या सर्कमस्टांसेस से, तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस से लेकर के ये एक इंपॉर्टेंट केस है हमारा। सर्कमस्टांसेस के बारे में, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नहीं कहा गया था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई थी तो इसलिए यहाँ पर ये रिलेवेंट माना जाता है हमारे सेकंड पॉइंट को लेकर के, डाइन डिक्लेरेशन को, ठीक है। स्टेटमेंट मेड टू बाय द डिसीज
to his wife that he was going to the accused place to collect money from him was admissible under section 132 का 1 क्लोज। तो यहाँ पर ये क्या मानी गई थी, ये आपका रेलिवेंट वहां पर मानी गई थी पकाला नारायण स्वामी वाले केस में। ट्रांजेक्शन्स को लेकर के ही ये केस था आपका। ओके, ये बहुत सारे और भी बहुत सारे केसेस आए हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजों को लेकर के। अब मैं 2-3 लास्ट पॉइंट एक और बार ये बता देती हूँ आपको कि कलावती का केस था, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का या राजस्थान का केस था, या आपका एक असबाई का वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। बहुत केस है इस पे, बहुत केस है। केसेस पे ही आपका पूरे कॉपी तैयार हो सकती है इसकी, इतने डाइन डिक्लेरेशन पर केस है। तो इन तीनों में एक जैसी ही बात की गई थी, मेन सब चीजों को मिला करके तीनों का ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट डीडी कैन बी अ सोल बेसिस फॉर द कन्विक्शन, कि सोल बेसिस हो सकती है फॉर कन्विक्शन। डाइन डिक्लेरेशन को सोल बेस यहाँ पर माना गया था। बात आती है कब, लेकिन कब, ऐसा नहीं कि हर परिस्थितियों में, हर सर्कमस्टांसेस में नहीं, लेकिन कब ये बात करेंगे हम यहाँ पर। इफ इंस्पायरिंग फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट इन इट्स ट्रूली एंड वॉलेंटरीनेस, जब कोर्ट को पूर्ण रूप से यह हो जाए ज्ञात कि हाँ जो डाइन डिक्लेरेशन कर रहा है वो ट्रूली कर रहा है, सत्य कर रहा है, वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है, किसी के डर में नहीं है, फियर में नहीं है, और वो अपनी इच्छा से मतलब फ्री होकर के वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात बता रहा है, ठीक है, और वो इतनी सेंस में है, उस इतना होश है कि वो क्या कह रहा है उसको ये भी पता हो। तो इसलिए वहां पर ये बोला गया था कि अगर कोई डाइन डिक्लेरेशन करता है तो क्या हो सकता है, डाइन डिक्लेरेशन अगर कोई कर रहा है और इस तरीके की सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कर रहा है तो वहां पर वो रिलेवेंट मानी जाती है। और ये भी बोला गया है कि डाइन डिक्लेरेशन एक सोल बेस हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को पूरा तैयार करके लाना, दिखाना, जो भी चीजें रहेंगी, जो गलती रहेंगी वो मैं बताने वाली हूँ। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में और आप मुझे लिख के बताएंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस में। क्या कि अगर किसी की डाइन डिक्लेरेशन को लेकर के बहुत ही आपका पीटी में भी बन जाती है बहुत बार प्रॉब्लम, कि किसी व्यक्ति को क्या हुआ, किसी ने गोली मारी, उसका एक तरीके से क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, ठीक है, घायल होकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो मरने की सिचुएशन में होता है, और वो मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब किसी व्यक्ति के सामने, पुलिस के सामने या डॉक्टर के सामने अपनी डाइन डिक्लेरेशन करता है कि मुझे बी नाम के व्यक्ति ने मारा है। ए ने ये एडमिट कर लिया कि मुझे बी ने मारा है, ठीक है, बी ने मारा, उसकी रिकॉर्ड हो गई डायरेक्ट तरीके से, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति मरता नहीं है, अस्पताल में, हॉस्पिटल में जाकर के वो ठीक हो जाता है और वो बच जाता है। तो तब जो स्टेटमेंट एट द टाइम जब उसका किया गया था और जो डाइन डिक्लेरेशन ली गई थी, क्या वो डाइन डिक्लेरेशन होगी? अगर होगी तो यस लिखना है, अगर नहीं होगी तो नो। अगर अब इसका यूज कहाँ पे होगा, ओके, किन सेक्शंस में यूज करेंगे और किस पर्पज के लिए करेंगे, आप लोगों को ये मुझे बताना है कि ये कौन कौन से सेक्शंस है जहां पर इस वाले इसका स्टेटमेंट का यूज किया जा सकता है। ओके, तो अब मैं आपको कल बताऊंगी कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे करना है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है प्रॉब्लम को कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।